हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांतु। जैसा आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख रहे हो, ये वीडियो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड एसओ के इंटरव्यू सेशंस के रिगार्डिंग है, जिसमें हम आपके लिए आरआरबी की हिस्ट्री अलॉन्ग विथ रूरल फोकस एंड एग्रीकल्चर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस, उसके साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिगार्डिंग फ्यू टर्म्स लाए हैं। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी लाया हूं, और जो बच्चे बहुत स्मार्ट है हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कुछ दिख रहा होगा साइड में। बस जस्ट लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। बीच में मैं आपको धीरे धीरे चीजें बताते रहूंगा। सो आज जो हमारे इस वीडियो का एजेंडा है, जिसमें हम सबसे पहले कवर करने जाएंगे आरआरबी की थोड़ी हिस्ट्री, जिसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बैंकिंग के थोड़े टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट में हम थोड़ा जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में देखेंगे, जो करंट अफेयर से लिंक्ड है। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मेन डिस्कशन कि सर ये आरआरबी बेसिकली है क्या? रीजनल रूरल बैंक। देखिए बच्चों, यू पीपल आर वेल अवेयर, बैंकिंग सेगमेंट में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक्स है, बट स्टिल बैंकिंग सेगमेंट अर्बन एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस करता है, और कहीं ना कहीं रूरल एरिया नेग्लेक्टेड हो जाता है। दिस इज ट्रू इंडिया में, इसीलिए हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करवाया था इन द ईयर 1968। उसके बाद जिसमें हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किए थे, उसके सर्टन बाद हमने कुछ सालों में 1980 में 6 बैंक्स और ऐड किए थे नेशनलाइजेशन प्रोसेस में। उसके साथ साथ हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी लाया था, बट स्टिल कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जिनको एक स्पेसिफिक बैंक्स चाहिए ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक का पिक्चर में आया। अब ये बैंक्स बेसिकली करते क्या? ये रूरल एरियाज पे ज्यादा फोकस करते हैं, ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क करते हैं। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट के एक ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? एकदम सिंपल बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि मैं बैंकिंग सेगमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, मैं बैंकिंग सेगमेंट में बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज में है, उन लोगों को भी बैंकिंग के रिगार्डिंग सारे टर्म्स बताता हूं। मेक श्योर किया जाता है यहां पे कि डेवलपमेंट तो हो, बट वो होलिस्टिक वे में हो, सबका साथ सबका विकास। अब यहां पे देखिए, ये जो रीजनल रूरल बैंक है, ये फोकस करता है रूरल एरिया पे। उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसको गाइड, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट वाले पार्ट पे या रूरल सेक्टर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है, किसी भी तरह का हेल्प है, ये सब देखते हैं। अब बैंकिंग सेगमेंट के लिए एक कमिटी थी जो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग थी, वो थी नरसिम्हन कमिटी। उसके सजेशन में भी ये बैंक था। उसके साथ साथ अब ये बैंक फॉर्म कब किया गया? तो जैसा कि दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक एक रीजनल रूरल बैंक एक्ट के अंदर आया है, जिसका ईयर है 1976। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमने, ताकि आपको ये चीज याद रहे। देन अब इसका ना, जैसे हमको पता है आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सब मेक श्योर करता है। बट इस सिनारियो में नाबार्ड इज इनटू पिक्चर। नाबार्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में सारे लोन देखता है और रीजनल रूरल बैंक्स को सपोर्ट भी करता है। ये उसका सारा सोर्स, स्पॉन्सर, सब चीजें वही देखता है। इसके साथ साथ एक बैंक का जिक्र और किया है यहां पे, सिडबी एंड एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब ये चीज ध्यान में दीजिएगा, यहां पे आरआरबी एज पर कमर्शियल बैंक कंप्लाइंस करता है फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को। इसका यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये दोनों रेशियो आरबीआई डिसाइड करता है कितना होगा। उसके बेसिस पे नाबार्ड इनको गाइड करता है, और ये अपने बैंक्स में ये सारी चीजें मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर बैंकिंग बिजनेस में किसी को प्रॉपर तरीके से काम करना है तो सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहे हो कि सर सीआरआर क्या होता है, ये बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो होता है जो आपको कैश फॉर्म में रखना होता है, एंड किसके साथ, आरबीआई के साथ। एंड एसएलआर क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो आपको गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इस फॉर्म में रखना होता है, बट बैंक को अपने साथ रखना होता है। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड बच्चों। अब यहां पे ना एक चीज आप नोटिस करोगे, ये पाई चार्ट के थ्रू कि रीजनल रूरल बैंक में किस सेक्टर का या किस सेगमेंट का किस तरह से शेयर होता है। सबसे पहले 50% शेयर होता है सेंट्रल बैंक का, 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का, देन होता है 35 स्पॉन्सर्ड बैंक का। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, पीएसएल के बारे में है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ये वर्ड प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है। प्रायोरिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो प्रायोरिटीज है, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपकी प्रायोरिटी पढ़ना है, उसी तरह गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज हैं, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, इनफैक्ट सपोर्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती हैं इसके साथ बच्चों। उसी तरह गवर्नमेंट ने ये बोला है कि रीजनल रूरल बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का परसेंटेज 75% और मैक्सिमम फोकस ये एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना, इन शॉर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना। उसके साथ साथ आप देखोगे कमर्शियल बैंक्स के लिए कितना है, 40%। अब 40% में परसेंटेज डिवाइडेड है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे आगे कि आरआरबीज लोन किसको देते हैं, उसका टारगेट ऑडियंस क्या होता है, रूरल एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन एरिया जैसे जो एरिया में पोटेंशियल बहुत है बट वो एक ट्रांजिशन के फेज में प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हुआ। देन आरआरबीज किस पे फोकस करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने एक टर्म यूज किया था, डीबीटी। आई नो आपको ये टर्म समझ में आ गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सोचिए ना, कोई एक लेबर है, ही इज रजिस्टर्ड विद प्रधानमंत्री जनधन योजना और उसका अकाउंट आरआरबी में, और गवर्नमेंट को उसको मनरेगा के पैसे देने, उसके काम के, उसके हक के, जो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि विलेज एरिया में रीजनल रूरल बैंक अवेलेबल था। देन उसके बाद ये प्रोवाइड करता है पार बैंकिंग फैसिलिटीज, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूपीआई सर्विसेज। आगे ना हमारे इसमें एक टर्म है एनपीसीआई, उसमें हम यूपीआई वाले पार्ट पे देखेंगे, जहां मैं आपको इसी वीडियो के लेक्चर में बताऊंगा कि टोटल कितने कंट्रीज में हम प्राउडली बोल सकते हैं कि यूपीआई सिस्टम चलता है। चलिए अब यहां पे थोड़ा फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वी नेवर नो, आपका इंटरव्यूअर बहुत अच्छे मूड में है और वो आपको पूछे कि प्लीज सर मुझे बताइए सबसे पहला आरआरबी कौन सा था, तो वो था परथाम्बा बैंक जो मुरादाबाद में है, यूपी में। देन उसके बाद अगर आप देखोगे, अब ये क्या करते हैं, सुपरवाइज रेगुलेट रीजनल रूरल डेवलपमेंट। कौन करता है इनको, ये करता है नाबार्ड। मैंने आपको बताया था जिस तरह सारे बैंक्स के लिए आरबीआई, इसके लिए नाबार्ड है, और नाबार्ड के ऊपर आरबीआई है, बट इनके लिए एक लिंक है बीच में नाबार्ड। अब क्या हुआ बच्चों, पहले जितने भी आरआरबीज थे उनकी स्ट्रेंथ थी 43, बट 1 मई 2025, लास्ट ईयर हुआ है अपडेटेड, 1 मई 2025 43 रूरल बैंक्स, सॉरी रीजनल रूरल बैंक्स, 1 मई 2025 में 43 आरआरबीज को मर्ज करके टोटल 28 स्ट्रेंथ पे लाया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इस इनिशिएटिव का कुछ नाम तो होगा, वन स्टेट एंड वन आरआरबी। वन स्टेट एंड वन आरआरबी के अंडर 1 मई 2025 को जो 43 की स्ट्रेंथ थी 28 कर दी गई। प्लीज राइट इट डाउन। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में, एंड सिद्धांतु में ना हमारा एक जेन्युइनली हम एक एथिक्स फॉलो करते हैं यहां पर कि जो प्रॉमिस करेंगे वीडियो में हम आपको वो देंगे। तो इस वाले पार्ट में जिस तरह हमने सक्सेसफुली
IBPS PO एंड IBPS SO के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए थे मॉक वाले, उसी तरह हम RRB के बच्चों के लिए भी इस बार फ्री मॉक सेशंस लाए हैं, जिसमें 4+ पैनल मेंबर रहेंगे। अभी जो पैनल मेंबर में मैं खुद रहूंगा और एक्सपीरियंस बैंकिंग सेगमेंट के सारे बंदे, जितने बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज हम कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, हमने सबको इन्विटेशन भेज के रखा है। और वील मेक श्योर कि जो भी बच्चा ये फ्री मॉक सेशन में बैठता है, एनरोल करता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसे बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिले, उसके साथ उसे रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अब आप अगर हमारे YouTube चैनल पे देखोगे तो हमने कुछ वीडियोस ड्रॉप किए हैं, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि एट सिद्धांतु हम मॉक इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट करते हैं। देन मिनिमम 6 फ्री मॉक इंटरव्यूज होंगे आपके लिए, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आपको लगता है कि सर मुझे 6 से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज चाहिए, वी विल अरेंज दैट, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट जो दे सकते हैं गाइडेंस सपोर्ट, वो हम उतना मेक श्योर करेंगे हमारे एंड से। देन एट द एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फीडबैक ऑन एवरी सेशन। एवरी मॉक के बाद आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, जहां आपको एक स्पेस दिया जाएगा इंप्रूवमेंट का। इनफैक्ट एक फीडबैक शीट दी जाती है और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आओ वो शीट लेके आओ। तो हमारे पास भी एक डेटा रहता है जिसमें हम एक स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने ये गलतियां की थी, इस टाइम ये इंप्रूवमेंट है। और अगर कोई नई गलतियां नेक्स्ट मॉक में होती है तो हम वहां पे भी उसको गाइड कर पाते हैं। देन एट द एंड अब क्या होता है, हमने विटनेस कर लिया उस बच्चे का मॉक, हमें पता है वो क्या गलतियां कर रहा है, हमें उसको फीडबैक में लिख के भी दे दिया, बट जस्ट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन हम उसको एंड में वीडियो प्रोवाइड कर दें पूरे मॉक इंटरव्यू का, जो भी जैसा भी कंडक्टेड है उसको वीडियो मिल जाएगा। अब वो बच्चा उसको देख के खुद को इंप्रूव कर सकता है। अब बच्चों, जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे उनके लिए भी एक प्रोविजन हमने करके रखा है, जहां हम 1-to-1 गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि और भी बच्चे मॉक में वेट कर रहे हैं, जिस बच्चे का मॉक है उसी बच्चे को एंटरटेन किया जाएगा वोट स्लॉट पे। उसके साथ साथ अब आपके मन में एंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये इंटरव्यू सेशंस को ज्वाइन कैसे करना। जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना बच्चों, इसके कमेंट सेक्शन में और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक लिंक मिलेगा जो गूगल फॉर्म का, आपको फॉर्म फिल करना है, एंड में थैंक यू लिखा रहेगा और उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा। आपको जब फॉर्म सबमिट किया उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, और ग्रुप के जो एडमिन है उनको स्क्रीनशॉट की फोटो भेजनी है, और आपको आपका नाम, आपका एग्जाम कब है, वो डेट, सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में पोस्ट करने, हम उस हिसाब से आपका स्लॉट अरेंज करेंगे। एंड मैं जेन्युइनली बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, बिकॉज एट सिद्धांतु प्लेटफॉर्म हमने लास्ट टाइम IBPS PO एंड SO के जो इंटरव्यूज है वो ऑल ओवर इंडिया में कराए, एंड आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि इस बार भी जो बच्चे हैं हमारे, जो RRB के मॉक्स देने, इस बार भी जो हमारे बच्चे हैं जो आगे जाके RRB के इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, वी आर मोस्ट वेलकमिंग यू, यू आर वेलकम। नहीं, जो बच्चे आगे जाके RRB के इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज ज्वाइन। लेट्स मूव अहेड अबाउट RRB। अब यहां पे देखिए RRB बैंकिंग सर्विसेज कौन से देती है। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट्स, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज रूरल एरिया को। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में कोई बैंकिंग सर्विसेज पहले लेता ही नहीं था, लोगों में वहां पे बैंकिंग को लेके ट्रस्ट ही नहीं है। तो जो बंदा RRB में जॉब करने जाएगा उसको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि उसको लोगों का ट्रस्ट जीतना है, एट द सेम टाइम उसे बैंकिंग सर्विसेज की अवेयरनेस करनी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करवाना है बैंकिंग पार्ट में। दैट्स व्हाई यहाँ पे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दी गई है। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, ऑफ कोर्स, जैसे लोन टू फार्मर्स, लेबर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज। रिमेंबर, भूलना मत। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पार्ट में सपोर्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में। अब देखिए बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सारी सर्विसेज तो बाकी बैंक भी दे रहे थे, बट RRB क्या स्पेशल चीज ऐड करती है। लेट मी शेयर वन इंसिडेंट विद यू। इन द मंथ ऑफ दिसंबर, उसके स्टार्ट में ना
एक न्यूज आती है, इसमें ये बोला जाता है कि महाराष्ट्र में गढ़चिरोली में एक प्लेस है जहां पे एक फार्मर ने एक जमींदार से लोन लिया और लोन 1 लाख रुपीस का था। उसने एक काऊ को खरीदने के लिए वो लोन लिया, गाय खरीदने के लिए। अब आपको पता है लास्ट ईयर वाज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, दिवाली के सेशन तक बारिश गिर रही थी तो उसकी एग्रीकल्चर फेल हो गई। अब आपको पता है फार्मर के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, उस फार्मर के पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम था जो था उसका एग्रीकल्चर, वो भी खराब हो गया। अब वो बंदा यहाँ पे डेब्ट ट्रैप में फंस गया। उस जमींदार ने उसे एक दिन का 10,000 रुपीज फाइन लगा। सोचिए, इसके साथ साथ वो जो 1 लाख रुपए उसने लिया था वो अमाउंट सीधा 10 लाख पे चली गई। और उस फार्मर को पता है क्या करना पड़ा, उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ी इस लोन को रीपे करने के लिए। तो अब सोचिए रूरल एरिया में रीजनल रूरल बैंक्स की कितनी जरूरत है। अगर कोई बैंक होता तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, इनफैक्ट बैंक समझ के लेता उसकी सिचुएशन और शायद उसे और टाइम देता। दैट्स व्हाई दिस आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड मुझे पता है मेरे व्यूअर्स, अगर आपको मौका मिले तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया या प्लीज अपने इंटरव्यूअर को बता देना, ही विल बी इंप्रेस्ड। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले पार्ट में आता हूं जिसमें हम क्रेडिट अनबैंक और अंडर रूरल पॉपुलेशन को पैसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने लोग हैं, जितने लोगों को बैंकिंग की अवेयरनेस ही नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आरआरबी लेता है कि इन लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस भी देंगे, बैंकिंग के ट्रस्ट के बारे में बताएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है मेक श्योर करेंगे इनको प्रॉपर तरीके से उसके बारे में बताए और इफ दे आर एलिजिबल उनको उसका पार्ट बनाए। देन कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्टिविटीज। क्यों? सिंपल सी चीज है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है किसको? कोऑपरेटिव सेक्टर्स को और सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अब जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझ में नहीं आता सर एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जहां पे गवर्नमेंट कम पड़ती है काम करने में वहां पे एनजीओ आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती, बट वहां पे एनजीओ आता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो लाइक एनजीओ ओनली। जैसे हमारे यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, महिला बचत गट, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा एग्जांपल है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, आरआरबी के लिए 75% है, जिसमें वो फोकस करते हैं रूरल, एमएसएमई एंड वीकर सेक्शन। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी आ जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ जाता है और रिजर्वेशन कैटेगरी भी आता है। अब देखिए कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आरआरबी फेस कर रहे हैं। जैसे आरआरबी है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, उसके साथ साथ इनके पास है ना इनएडुकेट फाइनेंस है, पैसा प्रॉपर नहीं है कि रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्ट कर सके, रीच कर सके। उसके बाद जो इनके पास क्राउड है, हर किसी ने या हर कोई इंसान बैंक में अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोलता, तो लो सेविंग कैपेसिटी है इनके पास। इनफैक्ट अगर कोई खोल भी रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं रखता, क्योंकि रूरल एरिया में आज भी लोग कैश ड्रिवन ज्यादा है। अब मेन चीज पे आते हैं, लोन रिकवरी। अब क्या होता है, कभी इलेक्शंस आता है तो गवर्नमेंट लोन वेव ऑफ करवा देती है या हाई ओवर ड्यू हो जाता है लोन का, तो रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं होती। ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब आपको ये पता है ना, ये पार्ट होता है आपके एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो बॉस ये भी ज्यादा है यहाँ पे। देन रीजनल इम्बैलेंस, ये बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, सेंट्रल से फंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये आप फेस करते हो आरआरबी के। अभी मैं आपको लेके आता हूं थोड़े इकोनॉमिक टर्म्स के रिगार्डिंग कि भाई अगर इंटरव्यू में आपको इकोनॉमिक टर्म्स पूछे गए तो आप उनसे कैसे डील करोगे। सबसे पहले अगर आपको नेशनल इनकम के बारे में बात पूछा जाता है तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, एक नेशन का इनकम, नेशन गुड्स या सर्विसेज के थ्रू किस तरह से पैसे कमाता है। इंपॉर्टेंट चीज जब ये जीडीपी में आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एंड विद इन रिस्पेक्टेड ईयर। जैसे एक साल में इंडिया के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं हमने, उसका प्रॉपर वैल्यूएशन।
सो हमारा फाइनेंशियल ईयर बेसिकली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देन वी नेवर नो, आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए जीडीपी और एनडीपी के बारे में या जीएनपी और एनएनपी के बारे में। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है महंगाई। अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके आंसर हम तक पहुंच जाएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि इज इन्फ्लेशन हेल्दी फॉर इकोनॉमी और नॉट? क्या इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए हेल्दी है या नहीं है? अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। आपने आपके पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा हमारे जमाने में ये चीज का प्राइस इतना कम था, अभी चीजों का प्राइस बढ़ रहा है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे या तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन, ये सब में डिफरेंस पूछ सकते हैं। वी नेवर नो एग्जामिनर कैसा, जो इंटरव्यूअर है वो क्या चाहता है आपसे, बट ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। देन वो आपसे होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये भी एक्सपेक्ट कर सकता है। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देन हम आते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन की तरफ, यहां पे स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 इन्फ्लेशन बढ़ने की कोशिश हो रहा है। ग्लोपिंग, यहां पे वॉकिंग से थोड़ा ज्यादा स्पीड है इन्फ्लेशन बढ़ने का। ये डिजास्टरस सिचुएशन होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यहां पे चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी यू कांट कंट्रोल इट, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसमें ना हमने कुछ एग्जांपल भी दिया है, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, वेनेजुला में हुआ था और श्रीलंका में हुआ था। बच्चों वेनेजुला इज इन न्यूज, तो हाइपर इन्फ्लेशन और ये दोनों एक बार प्लीज प्लीज पढ़ लीजिए। देन डिमांड पुश इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुश इन्फ्लेशन है मतलब चीजों के प्राइस या डिमांड को एक तरह से मतलब ना चीजों को रोक के रखा जाता है ताकि वो चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा है और डिमांड इतना बढ़ जाए कि वो चीज का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में चीजों के सप्लाई को रोक दिया जाता है ताकि लोग उसको बहुत ज्यादा सर्च करें और फिर आप बाद में उसको महंगा करके बेच सको। उसके बाद बैंक का इंटरव्यू है और आप आरबीआई के टूल्स, जिसको आरबीआई का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जो 2016 में आया था, उसको कैसे भूल सकते हो? यस यू आर परफेक्टली करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टर्म होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। अब आप अगर क्वांटिटेटिव टूल्स की तरफ जाओगे तो वहां पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन दिखेंगे आपको। उसी के साथ साथ जब आप क्वालिटेटिव टूल्स की तरफ जाओगे तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल परसुएशन, डायरेक्ट एक्शन बाय बैंक्स, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब आपको आपके इंटरव्यू के लिए ये टर्म्स पढ़ने बहुत जरूरी। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए ये टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे रेपो रेट, और रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन, बट क्यों देता है लोन? शॉर्ट टर्म लोन होता है। अगर बैंक्स को पैसे की जरूरत है, आरबीआई इज लाइक कि हम देंगे आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पे और शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन के लिए लो इंटरेस्ट पे मिलेगा। देन हम आते हैं फिस्कल मेजर। अब क्या होता है, ये एक मॉनेटरी मेजर है जो आरबीआई यूज करती है अपने लिए। गवर्नमेंट भी कुछ मेजर्स यूज करती है इकोनॉमी में, जिसको फिस्कल फिस्कल कहा जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे देखती है, इंक्रीजिंग टैक्सेस और टैक्स बेस इस पार्ट पे देखा जाता है। देन अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, इस वाले पार्ट पे भी देखा गया है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मेजर्स ले रही है कुछ चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, शेकिंग ब्लैक मनी और बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ स्केर्स गुड। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इस पार्ट पे। लेट्स मूव अहेड। मनी एंड करेंसी सिस्टम की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब एकदम सिंपल होता है बच्चों, ये मनी का मतलब होता है ये मनी को ना गोल्ड ने बैक किया ना सिल्वर ने, बट गवर्नमेंट ने जिस भी कंट्री की, अगर सपोज हमारे इंडिया का है तो इंडियन गवर्नमेंट ने, आप जब एक नोट को देखते हो ना नीचे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर मेंशन अमाउंट, और वहां पे साइन लिखा होता है गवर्नर का, तो फिएट मनी। देन इसमें वर्चुअल मनी, डिजिटल करेंसी, ये सब आता है। देन आता है मनी एग्रीगेट्स, जिसमें रिजर्व मनी,
नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, इस पार्ट पे देखा जाता है। देन अब आरबीआई सारे नोट्स प्रिंट करती एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 CR का है। देन हम आते हैं थोड़े और टर्म्स की तरफ, जहां पे हमें ये देखना है कि भाई इस नोट में क्या लैंग्वेज है, कौन सा टेम्पल है, कौन सा पार्ट है, किस तरह का वो नोट करेंसी है, ये सारा आपके स्क्रीन पे अवेलेबल। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको बताने की तरीका एग्जांपल है। इसी तरह आपको सारे नोट के बारे में देखना, ₹100, ₹500, ₹10, ₹20, उसमें कौन कौन से पिक्चर्स हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन। अब मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है? दिस इज बैक्ड बाय फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक सबसे पहले टी बिल। इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ अमेरिका, 34 ट्रिलियन का डेब्ट ट्रेजरी बिल, ये उससे रिलेटेड है। दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ अमेरिका, ट्रेजरी बिल्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? और ये जो G-Secs है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। आपने मिनिस्टर्स को ये बोलते हुए देखा है कि तुम मुझे जगह दिखाओ, मैं रोड बनाता हूं। बस वो किस तरह से कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट है, अगर उनको पैसा चाहिए या तो आरबीआई देगा या तो पब्लिक में से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आप अगर लोन उधार देते हो तो इट इज सेफ एज कंपेयर टू बैंक और एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब नहीं, अगर आप गवर्नमेंट को लोन देते हो इट इज ऑलवेज सेफ इन कंपैरिजन टू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉल मनी वाला टर्म, ये सब प्लीज पढ़ लेना। देन प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ये वो मार्केट होता है जहां पे शेयर्स पहली बार आते हैं, जहां पे लिस्टिंग पहली बार होती है कंपनीज के थ्रू, जैसे आईपीओ एंड एवरीथिंग फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मतलब वहां पे शेयर, बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब अवेलेबल रहता है, आपको जब चाहिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन इनकी रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं हमारे पास? एनएसडीएल, सीएसडीएल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा डीप डाउन करते हैं हम इंडिया के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। अब जहां पे गवर्नमेंट का शेयर मिनिमम 51% और मोर देन दैट होगा, वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। यहां पे या तो कोई इंडिविजुअल है या तो कोई कंपनी है जिन्होंने स्टार्ट किया है अपना बैंक, वो प्राइवेट बैंक होगा। फॉरेन बैंक बेसिकली वो बैंक होता है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है बट उसका ब्रांच यहां पे। देन आरआरबी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो मॉक इंटरव्यू की, ये रीजनल रूरल बैंक होता है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। परसेंटेज हमने लास्ट में बताया, ध्यान से देखिए, याद होगा आपको। देन कोऑपरेटिव सेगमेंट, ये सिंपल होता है, या तो ये अर्बन एरिया में होगा या किसी स्टेट स्पेसिफिक होगा या किसी रीजन स्पेसिफिक होगा। देन हम अलग इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सिम बैंक। अब एक्सिम बैंक क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले सेगमेंट में काम करता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये फोकस करता है आपके हाउसिंग लोन की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना भूलिएगा मत, ये उसी का पार्ट है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करता है। नाबार्ड एग्रीकल्चर सेगमेंट में देखता है और फोकस एरिया आरआरबी है, जिसका रेगुलेटरी बॉडी है, भूलिएगा मत प्लीज। देन आते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये फोकस करता है लोन प्रोवाइड करने में ज्यादा से ज्यादा, इसका हमेशा मोटिव रहता है ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना। अब अगर आप बैंक की तरफ देखोगे, बैंक के दो काम होते हैं, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंड करना मनी। एनबीएफसी को गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है आप डिमांड डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आपको सामने वाले पार्टी को पासबुक, डेबिट कार्ड, ये सब देना पड़ता है। एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती है और टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। देन आरबीआई की हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी। 1926 में रॉयल कमीशन आया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन।
1934 में आरबीआई एक्ट आया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई फॉर्म किया गया था। फर्स्ट गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इन्होंने कंटिन्यू किया था। और 1949 में हमने आरबीआई को नेशनलाइज किया। देन उसके बाद आरबीआई के रोल क्या है? इशू ऑफ करेंसी, मैंने आपको बताया था, कॉइन एंड 1 रुपी नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी सब आरबीआई। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब गवर्नमेंट हिम्मत हार चुकी है या कोई बैंकिंग सेगमेंट हिम्मत हार चुका है कि पैसा ही नहीं, तब आरबीआई पिक्चर में आता है। रेगुलेटर टू बैंकिंग सेक्टर है, ऑफ कोर्स अभी मार्च मंथ आ रहा है, ऑडिटिंग मंथ स्टार्ट हो जाएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये सारी चीजों पे आरबीआई फोकस करता है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़े हिंट देने वाला हूं जो आपको चीजें पढ़ के जानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर कौन है प्रेजेंट? संजय मल्होत्रा साहब। और डेप्यूटी गवर्नर्स कौन कौन है? इन्फ्लेशन वाले पार्ट पे बैंक रेट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए इफ यू आर अटेंडिंग द इंटरव्यू। देन रेपो रेट क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या हो रहा है, एमएसएफ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड सीआरआर एसएलआर, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम। देन आरबीआई की थोड़ी कमिटीज है, इफ अगर आप टाइम परमिट करता है तो प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। देन हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। देखिए बच्चों, 1969 में हमने नेशनलाइजेशन किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग किया ही क्यों था? क्या हुआ था, एक टाइम पे ना सारे बैंक्स ने कार्टेल बना के रखा था कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो लोन रीपे कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं को लोन देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अब मानो या मत मानो बच्चों, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन और ये बहुत अनहेल्दी होता है, ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर हमको बैंकिंग सेगमेंट में कॉमन पीपल को जोड़ना है और सारे लोगों को जोड़ के साथ में चलना है और बैंकिंग को ऑक्सीजन ऑफ एन इकोनॉमी बनाना है। क्यों? पूरे वर्ल्ड में आप देखिएगा जो सिटी सबसे एक्सपेंसिव होगी, जो कंट्री डेवलप्ड होगी, उसका बैंकिंग सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने 1969 में नेशनलाइजेशन प्रोसेस किया जिसमें 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद 6 और बैंक्स, तो टोटल 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बताया गया। उसके बाद एसबीआई का मर्जर हुआ और बाकी सारे एसोसिएट बैंक्स भी जोड़े गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट बैंक्स के बारे में बताऊंगा, ये थोड़े नए हैं तो प्लीज ये भी देख लीजिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है? ये बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करता है बट ये लिमिटेड होता है और ये वो सेगमेंट को लोन यूजुअली देता है जो कुछ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एमएसएमई सेगमेंट एक तरह से। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक बेसिकली आपको हेल्प करता है पेमेंट में। अपने पेरेंट्स को आफ्टर दिस वीडियो पूछना वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे देते थे, वो गैस का बिल कैसे पे करते थे, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अभी पेमेंट बैंक्स आपके लिए ये काम इजीली कर देते हैं। लोकल एरिया बैंक्स भी होता है, होलसेल बैंक्स होता है एंड आपका फेवरेट रीजनल रूरल बैंक। देन उसके बाद हम आते हैं एनपीए वाले सेगमेंट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब क्या होता है, जब आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों रिपे करना होता है बट आप नहीं कर रहे हो टिल 90 डेज। कितने दिन? 90 डेज। तो यहां पे ना मेरे बच्चों, आपका अकाउंट एनपीए घोषित किया जाता है बैंक के थ्रू। अगर उससे 90 डेज से ज्यादा हो जाता है तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट कहलाता है, 12 मंथ से ज्यादा हो जाता है तो डाउटफुल एसेट, और आपने बैंक से बातचीत ही बंद कर, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और 24 मंथ्स हो गए, बैंक फिर आपको बोलता है ये लॉस्ट एसेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बैंक फिर पैसे भूल जाता है? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, फिर पिक्चर में बैड बैंक्स आता है। होमवर्क है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल लोन और एग्रीकल्चर लोन में क्या डिफरेंस होता है आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मल लोन में आप इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, बैंक डिसाइड करती है किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, बट एग्रीकल्चर लोन में आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आ रहा है तो सब्सिडी वाले पार्ट पे जाएगा, इंटरेस्ट रेट हमेशा लो कम रहेगा और फार्मर्स को ना फोर्स नहीं किया जाता, प्रेशर नहीं किया जाता। देन हो सके तो सरफेसी एक्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के बारे में देखिएगा, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट चेक क्या होता है, बेरर चेक क्या होता है, जिस चेक में बंदे का नाम नहीं मेंशन है, मतलब ये चेक अगर आपको मिल गया तो आपका हैप्पी बर्थडे, आप जाके बैंक में वो चेक जमा कीजिए, कैश ले लीजिए। क्रॉस चेक मतलब ये सीधा आपके अकाउंट में ही जाएगा पैसा और किसी के भी नहीं, क्यों? क्योंकि चेक के पीछे आपका अकाउंट नंबर, नाम और नंबर लिखा हुआ है। एंटी डेट चेक मतलब जो डेट का था, अब आज के जमाने में स्टूडेंट्स थोड़ा भूल जाते हैं ना कभी कभी, तो आपको जिस दिन का डेट का चेक दिया था आप भूल गए, आपको नेक्स्ट डे याद है, तो वो एंटी डेट चेक हुआ। पोस्ट डेटेड चेक मतलब मैंने फ्यूचर के डेट का चेक आपको अभी दिया। अब ये चेक में क्या होता है, जो डेट पे आपको चेक दिया वही डेट पे जाके आपको चेक को एनकैश कराना है, उससे पहले नहीं कर सकते। स्टेल चेक मतलब बासी चेक। फिर इसमें पार्टीज कौन कौन होता है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे, ये भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीएम, उसके टाइप, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ब्राउन क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, उसके साथ साथ येलो लेबल एटीएम क्या होता है, पिंक लेबल एटीएम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए इफ यू आर फेसिंग इंटरव्यू। देन एनपीसीआई के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि ये डील करता है आपके यूपीआई वाले सेगमेंट से। अब जो ये यूपीआई वाला सेगमेंट है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि यूपीआई है ना, कुछ कंट्रीज यूज करती हैं। अब इस कंट्री का नाम आपको बताऊंगा मैं, जैसे सबसे पहले आता है इंडिया, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस एंड मॉरिशियस। ये कुछ कंट्रीज हैं हमारे जो यूपीआई सर्विसेज यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको आरआरबी के बारे में बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बैंकिंग टर्म्स के बारे में बताया, कुछ मैंने एक्सप्लेन किए, कुछ का मैंने हिंट दिया कि प्लीज ये पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करा जाता है? सिंपल है, मुझे जानना है आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है, क्या आप बैंक का प्रेशर ले सकते हो? जो चीज हम एक कैंडिडेट में ढूंढ रहे हैं, आप में वो चीजें हैं कि नहीं है, वो इंटरव्यू के थ्रू पता चलेगा। तो सबसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, जिसमें अपना नाम बताओगे, अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, आपने, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसमें आपने क्या सीखा। मुझे नहीं जानना आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, मुझे नहीं जानना आप मैरिड हो नहीं हो, डजंट मैटर, इट्स ओके। हाँ, अगर आप मैरिड हो तो एक छोटा सा लाइन में आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बट मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन में जानना, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी स्ट्रेंथ जानना। वो चीजें इंटरव्यूअर को दो जिससे वो आपको हायर करने के चांसेस बढ़ा सके। और याद रखना, कभी भी जो आप आंसर देने वाले हो उस पर क्रॉस क्वेश्चन आने वाला है। तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ, एक बोनस पॉइंट है मेरे साइड से कि ऑलवेज से और स्पीक और अटर दोज थिंग विच यू कैन रिप्लाई। जिस चीज पे आप जवाब दे सकते हो, जिस पे आपका जवाब रेडी है, हमेशा वही चीजों के बारे में बोलना। आपको आरआरबी के बारे में क्या पता है हमने देखा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरआरबी? रीजनल रूरल बैंक ही क्यों? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, उसमें आरआरबी ही क्यों? हाँ, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकते हो, मुझे इसका पार्ट बनना है, मुझे ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, डजंट मैटर। बट इसका एक बढ़िया सा आंसर सिलेक्ट करना, प्रिपेयर करना, सॉरी, इसका एक बढ़िया सा आंसर प्रिपेयर करना। व्हाई बैंकिंग सेक्टर? इतने सारे सेक्टर्स है, इनफैक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन कोई और सेगमेंट से, तो आपको पूछा जाएगा, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, व्हाई बैंकिंग सेगमेंट? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप लेजी हो, आपको इंटरव्यूअर को नहीं बताना है, आपको उसको वो वीकनेसेस बताना है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आप बोल सकते हो सर आई एम वेरी फूडी, सर मैं कभी कभी ना काम का थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, ये बोल सकते हो, ये खुश हो जाएगा उससे। अगर आप बोलोगे सर मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या करती हूँ, तो वो बोलेगा प्रोक्रेस्टिनेट मतलब आज का काम कल पे टालना। अगर आप ये करते हो तो बोलेगा तो ये बैंक में आके ये काम भी वैसे ही करेगा यहाँ पे। तो जो भी बोलना वीकनेस थोड़ा सोच समझ के बोलना बच्चों, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया यू हैव टू पे द कॉस्ट। देन आप खुद को 5 साल में कहां तक देख रहे हो? और लास्ट क्वेश्चन बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू? अब इसके लिए एक बहुत धांसू सा आंसर बना के रखो कि क्यों, आप ही को क्यों, इतने सारे कैंडिडेट बाहर बैठे, आप में अलग क्या?
देन आरआरबी के बारे में पूछा जाएगा, आरआरबी कब एस्टेब्लिश हुआ, आपको याद है मैंने पहला आरआरबी कब बना था, क्यों बना था, सारा इंट्रोडक्शन में बताया हुआ। देन आरआरबी को कौन गवर्न करता है, आरआरबी को कौन ओन करता है, आरआरबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, मैंने आपको बताया, रूरल डेवलपमेंट करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, रूरल एरिया पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में यहाँ स्मॉल बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो सेगमेंट के रिगार्डिंग ये सब वो देखता है। आपको ये प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड कमर्शियल। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली लिख के लो, इस पे क्वेश्चन आएगा, नाबार्ड का रोल क्या है आरआरबी। गेटिंग माय पॉइंट, आरआरबी कैसा फंक्शन कर रहा है इंडिया में, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आई नो अगर आप मेरे साथ अभी तक यहाँ पे पहुंचे हो, इसमें से सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो या आप इन सारे क्वेश्चंस के साथ आप डील कर सकते हो। इनफैक्ट हमने हमारे एंड से आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस और यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने अभी पास्ट में डिस्कस किया, तो 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा सारे आंसर्स देने के लिए। देन थोड़ा करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे देखते हैं, आरबीआई का गवर्नर कौन है, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन कौन से आरबीआई का मर्जर हुआ है, आरआरबी का कौन कौन से आरआरबी सेगमेंट में उनका मर्जर हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, मुद्रा योजना क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया क्या है, ये सारे स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया में पेमेंट, डिजिटल पेमेंट ट्रेंड किस तरह चल रहा है, डिजिटल इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब मेरे बच्चों आप यहां तक सारा क्वेश्चंस का जवाब देते आए, अब इंटरव्यूअर मेक श्योर करेगा आपको थोड़ा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने के लिए, इसलिए वो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि आप रूरल कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में हुई है, आप वहां का फुटफॉल बढ़ाने के लिए क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक में आए, इसके लिए आप क्या मेजर्स लोगे, इसका भी आंसर आपको तैयार करना है। आप एक एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, अगर कोई फ्रॉड आप नोटिस कर रहे हो ट्रांजैक्शन में तो आप क्या करोगे, आप कैसे डिजिटल बैंकिंग प्रमोट करोगे रूरल एरिया में। ये बहुत चैलेंजिंग होता है बच्चों, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग होता है। एक तो रूरल एरिया में लिटरेसी रेट थोड़ा सफर करती है, इनफैक्ट जो लोग लिटरेट है, जो पढ़े लिखे, वो सब सिटी में आ गए। विलेजेस में आपको यूजुअली ओल्ड एल्डरली पीपल, वुमेन्स, आपको विलेज में यूजुअली एल्डरली पीपल, वुमेन्स और किड्स दिखेंगे, तो इनके बीच में आप चीजें कैसे डील करोगे। हाँ यंग भी होंगे ऑफ कोर्स, बट मेजरली सब सिटी में आ गए, तो जो ये क्राउड है, वुमेन, एल्डरली पीपल एंड किड्स, इनमें कैसे डिजिटल बैंकिंग की अवेयरनेस आप फैलाओगे, आप सेल्स के टारगेट्स कैसे अचीव करोगे, जो भी आपको टारगेट दिया। देन अब एचआर बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला, आप कंफर्टेबल हो रूरल एरिया में काम करने के लिए, कि जब भी ये क्वेश्चन देखता हूँ मुझे एक सीरीज की याद आती है, पंचायत, सचिव जी याद है आपको कैरेक्टर, वो यही तो डिलेमा में होता है, टसल कर रहा होता है, वो आता सिटी से है, रहता काम कर रहा है रूरल एरिया में, उसके सारे चैलेंजेस उसमें दिखाए गए। तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, अगर आप सिटी से हो या सेमी अर्बन एरिया से हो, रूरल एरिया में शिफ्ट होने के लिए, इसका एक बढ़िया आंसर तैयार करिएगा। आप कैसे बैलेंस करोगे स्पीड और एक्यूरेसी को, अब आप प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो, क्यों, क्योंकि जिस तरह आप देखोगे पूना में लास्ट ईयर एक सीए ने, जिसकी सैलरी 35 लाख पर एनम थी, उसने अपनी ही बिल्डिंग से कूद के जान दी थी। तो आज ये जो प्रेशर लाइक सिचुएशन है, वर्क प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बढ़ते जा रहा है, बॉसेस के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अगर आपके जॉब प्रोफाइल में प्रेशर आता है तो आप उससे कैसे डील करोगे। देन कस्टमर सर्विस आपके लिए कैसा है, आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो आप कस्टमर सर्विस दोगे, आप कस्टमर को किस तरह से देखते हो। देन आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू रूरल एरिया। चलिए बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून विद अस, आगे जाके हम और ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके जितने भी फ्रेंड है जिनका आरआरबी पीओ या एसओ का मेंस निकला है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सिद्धांतु आपके लिए फ्री में, हाँ आपके लिए फ्री में मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहा है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट,
आपको अगर ये ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, फिल इट, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एंड वी ऑल एट सिद्धांतु विल बी वेटिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच.